खतरनाक और बेरहम विलन लियू रुयान ने मुझे बिस्तर पर दबोच लिया था। वो ऊपर से मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं कोई छोटा सा डरा हुआ चूहा हूं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हे कयांग भाई, अपनी मौत का नाटक करके भागने में बड़ा मजा आ रहा था क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राशन कार्ड पर अपने नाम के आगे मृत लिखने की? इतना कहते ही उसने अपनी उन लंबी ब्लैक स्टॉकिंग्स वाली सेक्सी टांगों से मुझे नीचे दबाया और झुककर मेरे होठों को बुरी तरह चूम लिया। उसने मेरी जीभ तक काट ली। मैं तो इतना डर गया कि फौरन गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज बीवी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। दरअसल मैं इस कहानी में एक चापलूस साइड कैरेक्टर के रूप में फंस गया था। अपनी दर्दनाक मौत को टालने के लिए मैंने इस लेडी डॉन लियू रुयान से शादी कर ली। मुझे लगा था कि मेरा असिस्टेंट चेन वाला कार्ड काम कर जाएगा, पर किस्मत ही खराब थी। सिस्टम ने कह दिया कि चेन अभी बिजी है, अगले जन्म में मिलेगा। भाई साहब, मेरे साथ तो तगड़ा स्कैम हो गया। गुस्से के मारे मेरा दिमाग फटने लगा था। फिर क्या था, उसके बर्थडे पर जब उसने मेरे मुंह पर केक मला और पूरी महफिल के सामने मुझे पालतू कुत्ता कहकर जलील किया, तो मैंने इसी मौके का फायदा उठाया। कहानी के हिसाब से मैंने अपनी मौत का नाटक किया और वहां से रफू चक्कर हो गया। अब मैं एक छोटे से समुद्री शहर में अपनी छोटी सी किताबों की दुकान चला रहा हूँ। बस अब कहानी खत्म होने तक मुझे यहाँ चैन से लेटे रहना है। लेकिन 3 साल बाद, जब लियू रुयान को कहानी के हीरो हीरोइन के साथ खून खराबा करना चाहिए था, वो अचानक मेरे बुक स्टोर का दरवाजा लात मारकर अंदर घुस आई। उसके पीछे काली वर्दी वाले बॉडीगार्ड्स की पूरी फौज थी। लकड़ी का वो दरवाजा इतनी जोर से टूटा कि उसके कब्जे उखड़ गए। पूरी की पूरी किवाड़ दीवार से जा टकराई। क्वांग! एक जोरदार धमाका हुआ। दीवार का प्लास्टर झड़कर नीचे गिरने लगा और मेरी गोद में सो रही मेरी मोटी नारंगी बिल्ली ऑरेंज हड़बड़ाकर जाग गई। आऊं! बेचारी डर के मारे कांपने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराहट में मेरे हाथ पर पंजा मारा और बिजली की फुर्ती से बुकशेल्फ के सबसे अंधेरे कोने में जा छिपी। जाते जाते मुझे बस उसकी दुम दिखाई दी। मैंने सिर उठाकर देखा। दोपहर की वो सुनहरी धूप दरवाजे पर खड़े उन काले सायों की वजह से टुकड़ों में बट गई थी। सबसे आगे वही औरत खड़ी थी, लियू रुयान। उसकी काली बिजनेस सूट वाली पर्सनालिटी अब पहले से कहीं ज्यादा दुबली लग रही थी। उसने अपने बालों को पीछे एक टाइट पोनीटेल में बांध रखा था, जिससे उसकी गर्दन की लकीरें साफ दिख रही थी, जो दिखने में खूबसूरत भी थी और नाजुक भी। 3 साल हो गए थे उसे देखे। वो बहुत ज्यादा दुबली हो गई थी। उसकी जॉलाइन इतनी तेज थी कि किसी को भी जख्मी कर दे, और उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे साफ बता रहे थे कि वो बरसों से सोई नहीं है, बस थक रही है। उसकी आंखों के नीचे वो थकान ऐसी थी जिसे दुनिया का सबसे महंगा मेकअप भी नहीं छुपा सकता था। लेकिन हुक्म चलाने की उसकी वो पुरानी आदत और उसका खौफ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। उसकी नजरें किसी सर्जिकल ब्लेड की तरह ठंडी और सटीक थीं। उसने मेरी उस टूटी फूटी छोटी सी दुकान का मुआयना किया और फिर अपनी निगाहें सीधे मेरे चेहरे पर टिका दी। मेरा दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, पर अगले ही पल वो एक गहरे ठंडे कुएं की तरह शांत हो गया। पूरे 3 साल बीत चुके हैं। अब मैं वो बेवकूफ हे कयांग नहीं रहा, जो एक पत्थर को अपना दिल देकर पिघलाने की कोशिश करता था। अब मैं शू नियन हूँ, एक ऐसा आदमी जिसकी बीवी मर चुकी है, जिसका दिल टूट चुका है, और जो इस समंदर किनारे अपनी दुकान खोलकर बस मौत का इंतजार कर रहा है। मैंने हाथ में पकड़ी किताब नीचे रखी, बड़े आराम से अपने कपड़ों पर लगे बिल्ली के बाल झाड़े और फिर उसकी आंखों में देखकर उसके पीछे टूटे हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैडम, इंसान को थोड़ा तो ईमानदार होना चाहिए। 3800 का महंगा लकड़ी का दरवाजा था वो। कैश देंगी या ऑनलाइन पेमेंट करेंगी? लियू रोयान ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसने अपनी नुकीली हील्स से कदम आगे बढ़ाए। लकड़ी का फर्श उसके हर कदम पर चरमराहट कर रहा था, मानो वो आवाज हमारे दफन हो चुके अतीत की दूरियां नाप रही हो। उसके पीछे आए काले लिबास वाले बॉडीगार्ड्स बड़ी फुर्ती से फैल गए और दो तो सीधे इकलौते दरवाजे पर पहरा देने लगे। बाकी के बॉडीगार्ड्स ने बिना कोई शोर किए बुक स्टोर के हर बाहर निकलने वाले रास्ते को घेर लिया। उनका ये अंदाज ऐसा नहीं था जैसे वो किसी को ढूंढने आए हों, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खतरनाक मुजरिम को गिरफ्तार करने आए हों। लियू रुयान मुझसे बस 2 कदम की दूरी पर आकर रुक गई। वो ऊपर से मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसकी गिरफ्त में हूं। उसकी परछाई ने मुझे पूरी तरह ढक लिया था। वही जानी पहचानी
ठंडी चंदन जैसी खुशबू मेरी नाक से टकराई, लेकिन इस बार उसमें सिगरेट के धुएं की एक अजीब सी महक भी शामिल थी। मुझे याद है, उसे पहले कभी सिगरेट पीने का शौक नहीं था। हे कयांग, वो आखिरकार बोली। उसकी आवाज़ 3 साल पहले के मुकाबले और भी ठंडी हो गई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से एक भारीपन और करवाहट थी। उसने पूछा, अपनी मौत का नाटक करना अच्छा लग रहा है? मैंने अपनी कुर्सी के पीछे टेक लगाई, सुस्ती से अपनी पलकें ऊपर उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा नाम शू नियन है। क्या आपको मेरा आईडी कार्ड देखना है? वैसे मेरे पास मेरा राशन कार्ड भी है, जिस पर साफ साफ लिखा है कि मैं विधुर हूँ, यानी मेरी बीवी मर चुकी है। बीवी मर चुकी है? लियू रुयान ने इन शब्दों को दोहराया जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। वो धीरे से हंसी, पर उस हंसी में बर्फ जैसी चुभन थी। तो कौन मरा है? मैं? उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक पतला सा बटुआ निकाला और उसमें से एक तस्वीर खींचकर जोर से मेरी मेज पर पटक दी। वो तस्वीर थोड़ी पुरानी पड़ चुकी थी। तस्वीर के कोने थोड़े पीले पड़ चुके थे। उसमें 18 साल का मैं था, सफ़ेद साफ सुथरी शर्ट पहने, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के सामने उस बड़े पेड़ के नीचे खड़ा, बेवकूफ़ों की तरह खिलखिलाकर हंस रहा था। वो मेरा उसे दिया हुआ पहला तोहफा था। मेरी एक फ़ोटो जिसे मैंने चोरी छिपे खुद ही साफ करवाया था। उस फोटो के पीछे मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कुछ शब्द लिखे थे। तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलों में मैं तुम्हारी नाव बनकर साथ निभाना चाहता हूँ। आज जब सोचता हूँ तो लगता है कि कितना बचकाना और पागलपन भरा था वो सब। मुझे खुद पर ही घिन आती है। लियू रुयान की उंगलियां तस्वीर वाले उस मासूम लड़के पर रुकी और फिर उसकी वो ठंडी उंगलियां धीरे धीरे उठीं और सीधे मेरे गाल की तरफ बढ़ने लगीं। हे कयांग, उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी जिद और जुनून था। ये चेहरा अगर राख भी बन जाए तब भी मैं इसे पहचान लूंगी। मैंने झटके से उसका हाथ पीछे हटाया और खड़ा होकर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। मैंने फिर से दोहराया, कहा ना, गलत पहचान रही हो। मेरी आवाज़ में अब साफ चिड़चिड़ापन था। मैडम, अगर आप यहाँ सिर्फ तमाशा करने आई हैं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। पुलिस? मेरी बात सुनकर लियू रुयान नाराज होने के बजाय हंसने लगी। उसकी नजरें उन धूल भरी अलमारियों पर घूमने लगीं और फिर कोने में जाकर ठिठक गईं। उसकी नजरें दुकान के उन पौधों पर गईं जिनकी देखभाल मैंने ठीक से नहीं की थी, पर फिर भी वो आलस में अपनी टहनियां फैलाए हुए थे। आखिर में उसकी निगाहें फिर मेरे चेहरे पर लौट आईं। उसकी आंखों में इतना तिरस्कार और ताना था कि बुक स्टोर की वो हल्की रोशनी भी अब और भी धुंधली लगने लगी। उसने कहा, हे कयांग, क्या तुम भूल गए? पूरे नानचंग शहर में किसकी हिम्मत है जो मेरी शिकायत दर्ज करे? मैं भूला नहीं था। नानचंग में लियू परिवार की जड़ें बहुत गहरी थी। हर चीज पर उनका कब्जा था। मैं बस अब उसके साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। उससे बहस करना किसी लोहे की दीवार से सिर टकराने जैसा था, बेकार और थका देने वाला। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर के गुस्से को दबाते हुए कहा, दरवाजे के पैसे दो और मेरी दुकान से चली जाओ। लेकिन लियू रुयान अपनी फितरत के हिसाब से नहीं चली। वो अचानक एक कदम आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बहुत ठंडा था, जैसे बर्फ से निकाला गया हो, लेकिन उसकी पकड़ में एक अजीब सी ताकत थी। उस एक झटके ने मुझे शूनियन की पहचान से खींचकर वापस हेकयांग के अतीत में पटक दिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, चली जाऊं? वो मेरे और भी करीब आ गई। वही पुरानी चंदन की खुशबू और सिगरेट की वो नई कलवाहट मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसकी वो आंखें जिनमें कभी सिर्फ चालाकी और हिसाब किताब होता था, आज उनमें एक अजीब सा अंधेरा और गहरा तूफान उमड़ रहा था। इतना गहरा कि मैं उसे समझ नहीं पा रहा था, और सच कहूं तो समझना चाहता भी नहीं था। हे कयांग, पूरे 3 साल तक मैंने तुम्हें ढूंढा है। तुम्हें क्या लगता है अब तुम कहाँ जा पाओगे? 3 साल! ये सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। कहानी में तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे मरने के नाटक के बाद लियू रुयान को तो हीरो हीरोइन के साथ अपनी बिजनेस की जंग में डूब जाना चाहिए था। उसे तो अपनी सारी ताकत और साजिशें लगाकर उस अंत की तरफ बढ़ना था जहां वो अकेली रह जाती और तड़प तड़प कर मरती। यही उसकी किस्मत थी, और इसी किस्मत को पक्का करने के लिए तो मैंने अपनी मौत का ये सारा नाटक रचा था। फिर वो मुझे क्यों ढूंढ रही थी? आखिर क्यों?
क्या उसे फिर से एक पालतू कुत्ता चाहिए था जिसे वो जलील कर सके? क्या उसे फिर से वही पुराना मजा चाहिए था जब वो मुझे अपनी उंगलियों पर नचाती थी? मैंने अपना हाथ छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सब बेकार था। उसकी पकड़ मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत और जिद्दी थी। लियू रुयान, आखिर चाहती क्या हो तुम? मैंने ये बात अपने दांत पीसते हुए कही। मेरे एक एक शब्द में उसके लिए नफरत साफ झलक रही थी, लेकिन वो बस मुझे पागलों की तरह देखे जा रही थी। और तभी मैंने गौर किया, उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी। ये किसी कमजोर लड़की का रोना नहीं था, बल्कि ये उस इंसान का दर्द था जो खुद को फटने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसने बस इतना कहा, तुम्हें घर ले जाने आई हूं। घर? मैं हंस पड़ा। मेरे गले से एक सूखी और कड़वी हंसी निकली। उसके मुंह से ये शब्द सुनना जितना अजीब था, उतना ही दिल को दुखाने वाला भी। लियू रुयान, मेरा घर तो 3 साल पहले उसी आग में जलकर खाक हो गया था। और याद है, तुमने खुद मुझसे कहा था कि हे कयांग, तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है, तभी सब साफ सुथरा होगा। ये शब्द किसी जहरीली सुई की तरह उसे जाकर चुभे। लियू रुयान का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसके होठों की लाली गायब हो गई। मेरे हाथ पर उसकी पकड़ एकदम ढीली पड़ गई, मानो उन चंद शब्दों ने उसके शरीर की सारी जान खींच ली हो। मैंने फौरन अपना हाथ छुड़ाया और एक कदम पीछे हट गया। हमारे बीच की वो दूरी जो अब और भी बढ़ गई थी। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहां अब कोई हलचल नहीं थी। मेरी आवाज किसी ठहरे हुए गंदे पानी की तरह शांत थी। जो बीत गया, मैं उसके बारे में अब बात नहीं करना चाहता। मैं बस अपनी बाकी की जिंदगी शांति से गुजारना चाहता हूँ। लियो मैडम, अब आप जा सकती हैं। हमारे बीच का हिसाब अब चुकता हो चुका है। चुकता, कितना खूबसूरत शब्द है ये। इसका मतलब है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। चुकता, कितना सुकून देने वाला शब्द है। इसका मतलब है हमेशा के लिए अलग हो जाना। एक ऐसा रिश्ता जिसे फिर कभी जोड़ा ना जा सके। लियो रुयान का शरीर अचानक लड़खड़ाया, जैसे वो गिरने ही वाली हो। उसके पीछे खड़े एक बॉडीगार्ड ने फौरन आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। वो करीब 27-28 साल का रहा होगा। चेहरा एकदम सख्त और निगाहें किसी चाकू की तरह तेज। उसने मुझे बड़ी नफरत से घूरा और धीमी आवाज में कहा, मैडम। लियू रुयान ने हाथ के इशारे से उसे पीछे हटने को कहा। वो फिर से तनकर खड़ी हो गई। उसकी वो पुरानी ठंडी जिद और रुतबा एक ढाल की तरह उसके चेहरे पर वापस आ गया था। वो कमजोरी बस एक पल का भ्रम थी, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। उसने फिर से वही हुक्म चलाने वाले अंदाज में कहा, हे कयांग, मेरे साथ वापस चलो। उसके हर शब्द में एक ऐसी अकड़ थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब दूंगी, पैसा, रुतबा, शोहरत, सब कुछ। मैं उसे देख रहा था और मुझे उस पर तरस भी आ रहा था और हंसी भी। वो आज भी वैसी ही थी। उसने आज तक प्यार से बात करना सीखा ही नहीं। उसे आज भी लगता है कि पैसा और ताकत हर चीज का हल है। वो कभी नहीं समझ पाएगी कि जब कुछ चीजें एक बार टूट जाती हैं तो उन्हें किसी भी कीमत पर दोबारा पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। मैंने सिर हिलाया और शांति से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझसे दूर रहो। मेरी नजरें उसे पार कर बाहर की उस बिखरी हुई धूप को देख रही थी। वही सुकून और वही दुनिया जिसमें उसकी कोई जगह ना हो। अब बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश थी। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, वहां का माहौल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। हर तरफ सन्नाटा छा गया। उसके पीछे खड़े उन बॉडीगार्ड्स को जैसे कोई गुप्त इशारा मिला हो। वो सब एक साथ एक कदम आगे बढ़ाए। अचानक उस छोटी सी दुकान में एक भारी सा दबाव महसूस होने लगा। अगर 3 साल पहले वाला मैं होता तो शायद अब तक मेरे घुटने कांपने लगते। लेकिन अब मुझे बस हंसी आ रही थी, क्योंकि जिसका दिल मर चुका हो उसे डर कैसा। लियू रुयान, मैंने बहुत ही इत्मीनान से बोलना शुरू किया। मेरी आवाज धीमी थी, पर वहां मौजूद हर शख्स को साफ सुनाई दे रही थी। तुम्हारे भाई लियू हैंग की वो बर्थडे पार्टी याद है? मैंने देखा उसकी आंखों की पुतलियां एक पल के लिए सिकोड़ गईं। बहुत अच्छे, उसे याद है। मैंने अपनी बात जारी रखी। उस दिन बहुत भीड़ थी। तुमने उन सभी मेहमानों के सामने क्रीम से भरा वो पूरा केक मेरे चेहरे पर दे मारा था। वो क्रीम मेरी आंखों में घुस गई थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बस लोगों के ठहाकों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और हाँ,
तुम्हारी आवाज़ भी। मैं एक पल के लिए रुका और फिर बिल्कुल उसी के पुराने अंदाज में उसकी नकल उतारते हुए बोला, एक पालतू कुत्ते के लिए केक ही सबसे सही तोहफा है। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मेरे मुंह से निकला एक एक शब्द किसी बर्फीली सुई की तरह था। मैं साफ देख पा रहा था कि लियो रुयान के होठ कांप रहे थे। उसके पास कहने को एक शब्द भी नहीं था। तभी वो आदमी जो उसे सहारा दिए खड़ा था, जिसका नाम मुझे बाद में पता चला कि लिन चैन था, उससे रहा नहीं गया। उसकी आवाज़ में जैसे बर्फ घुली थी। मिस्टर हे, उस वक्त जो हुआ था उसके पीछे एक गलत फहमी। चुप रहो! लियू रुयान ने चीख कर उसे टोक दिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो पागलों की तरह मुझे देख रही थी। उसकी आंखों की वो पत्थर जैसी परत अब धीरे धीरे टूट रही थी और उसके पीछे छिपा हुआ कोई तूफान बाहर आने को बेताब था। नहीं कयांग, वो केक, मेरी बात सुनो। बस बहुत हुआ। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे उसका कोई स्पष्टीकरण, कोई सफाई नहीं सुननी थी। हकीकत क्या थी, क्या गलतफहमी थी, अब ये सब मायने नहीं रखता। लियो रुयान, अब मैं वो पुराना वाला हे कयांग नहीं रहा जिसे तुम जब चाहे जलील कर सको। मैंने हाथ उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ। इस बार लियो रुयान ने कोई बहस नहीं की। उसने बहुत देर तक एक अजीब सी निगाह से मुझे देखा। उस नज़र में बहुत कुछ था, पछतावा, तड़प, दर्द और एक ऐसी भीख जिसे देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। आखिर में वो मुड़ी और अपने आदमियों के साथ एक झोंके की तरह वहां से निकल गई। जैसे ही वो काली बेंटले गली के मोड़ पर ओझल हुई, मेरे शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। मेरे पैर कांपने लगे और मैं धड़ाम से अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, पर मुझे क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत है। अगले ही दिन मेरे बुक स्टोर के ठीक सामने वाली दुकान, जो सालों से खाली पड़ी थी, रातों रात वहां एक नया बोर्ड टंग गया। सफेद बैकग्राउंड पर काले अक्षरों में बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, लियू ग्रुप, नानचेंग ब्रांच ऑफिस। वाह, क्या गजब की चाल थी। जो नहीं जानते उन्हें लगेगा कि ये किसी आशिक की अपनी रूठी हुई महबूबा को मनाने वाली कोई फिल्मी कहानी चल रही है। लेकिन अफसोस, मैं चाहता हूं कि वो अपनी जिंदगी की आग में जले मेरा पीछा छोड़ दे। तीसरे दिन मेरे स्टोर के बाहर एक चमचमाती मायबाग आकर रुकी। गाड़ी से उतरने वाला शख्स वही था, लीन चैन, लियू रुयान का वो पत्थर दिल असिस्टेंट। वो अपनी प्रेस की हुई सूट और सुनहरी फ्रेम वाले चश्मे में बिल्कुल किसी सभ्य भेड़िए जैसा लग रहा था। उसने अंदर आकर एक फाइल मेरी मेज पर पटकी। मिस्टर हे, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो मैडम ने आपके लिए तैयार किया है। मैंने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई और फाइल को वापस उसकी तरफ खिसका दिया। साइन नहीं करूंगा। लिन चैन को शायद मेरे इस जवाब की उम्मीद पहले से थी। उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उसने सपाट आवाज में कहा, मैडम ने कहा है कि आप चाहें या ना चाहें, आपको साइन करना ही पड़ेगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? उसने अपना चश्मा ठीक किया और बड़े आराम से एक बम फोड़ा। मैं बस आपको हकीकत बता रहा हूं। इस बुक स्टोर की जमीन और जिस अपार्टमेंट में आप अभी रह रहे हैं, कल वो सब मैडम के नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। अगर आपने मना किया तो मैडम को आपको सड़क पर लाने में जरा भी झिझक नहीं होगी। उसकी ये सब कुछ मेरा है वाली शक्ल देखकर मुझे हंसी आ गई। वही पुराना तरीका, वही पुरानी लियू रोयान, हमेशा अपनी जिद पर अड़ी रहने वाली, जिसे लगता है कि पैसा और रुतबा हर चीज को झुका सकता है। मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को उठाया, उसे देखा तक नहीं, और लिंचेन की आंखों में देखते हुए बड़े आराम से एक एक पन्ने के चीथड़े कर दिए। फिर अपना हाथ हवा में लहराया और कागज के वो टुकड़े उसके चेहरे और कंधों पर बिखेर दिए। वापस जाओ और लियू रुयान से कह दो। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। मैंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, वो चाहे तो मुझे सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दे, लेकिन मैं, हे कयांग, उसकी तरफ पलटकर देखूंगा तक नहीं। लेन चेन का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। उसके चश्मे के पीछे की आंखों में आग जल रही थी। हे कयांग, अपनी हद में रहो। मैडम तुम्हारे लिए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी दरवाजे पर एक साफ और हंसमुख मर्दाना आवाज सुनाई दी। नियन नियन, मैं वापस आ गया। देखो, आज मैं तुम्हारे पसंदीदा दम पलिंग्स लाया हूं, बिल्कुल गर्मा गर्म। वो आवाज अचानक रुक गई। मैंने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक लंबा और हैंडसम नौजवान खड़ा था। उसके हाथ में खाने का डिब्बा था और वो बड़ी हैरानी से दुकान के अंदर के माहौल को देख रहा था। देखूंगा तक नहीं। उसका नाम लू जिंगरान है। वो इस कस्बे का डॉक्टर है
और पिछले 3 सालों में मेरा इकलौता सच्चा दोस्त। लू जिंगरान की नज़रें लिन चेन और मेरे बीच घूमती रहीं और आखिर में लिन चेन पर जाकर टिक गई। उसकी भौहें तन गईं। उसने पूछा, तुम कौन हो और मेरे दोस्त की दुकान में क्या कर रहे हो? लिन चेन की नज़रें किसी सर्जिकल ब्लेड की तरह हम दोनों के बीच दौड़ रही थी। उसने लू जिंगरान को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में साफ नफरत और हिकारत थी। मैं कौन हूं ये जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। लिंचन ने अपनी टाई ठीक की और फिर से वही पत्थर जैसा चेहरा बना लिया। मुझे सिर्फ हे कयांग से मतलब है। लू जिंगरान आधा कदम आगे बढ़ा और बड़ी चतुराई से उसने मुझे अपने पीछे छुपा लिया। उसने हाथ में पकड़ा खाने का डिब्बा मेज पर रखा। उसकी हरकतें तो शांत थीं, पर आवाज में अब गुस्सा भर चुका था। यहाँ कोई हे कयांग नहीं है, यहाँ सिर्फ शू नियन रहता है। अगर तुम यहाँ तमाशा करने आए हो तो वो रहा दरवाजा, खुद बाहर निकल जाओ वरना मुझे धक्का देना पड़ेगा। वैसे तो लू जिंगरान एक डॉक्टर है और स्वभाव से बहुत नरम है, पर इस वक्त वो एक खिंचे हुए धनुष की तरह कड़क लग रहा था। लिन चेन जोर से हंसा। उसने लू जिंगरान को नजरअंदाज करते हुए सीधे मुझे देखा और कहा, हे कयांग, 3 सालों में तुम्हारी काबिलियत तो नहीं बढ़ी, पर अपना सहारा ढूंढने की पसंद दिन ब दिन घटिया होती जा रही है। उसके इन शब्दों में इतना जहर था कि किसी का भी दम घुट जाए। लू जिंगरान का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। मैंने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया और लू जिंगरान के उस हाथ को पकड़ लिया जो मुक्का मारने के लिए तैयार था। मैंने उसे ना में सिर हिलाते हुए शांत रहने का इशारा किया। पागल कुत्तों के मुंह लगना बेकार है। मैंने लिन चेन की तरफ देखा। मेरी आवाज किसी ठहरे हुए पानी की तरह शांत थी। अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो यहां से दफा हो जाओ। हे कयांग, मेरा नाम शू नियन है। मैंने उसकी बात काट दी। मेरा एक एक शब्द बिल्कुल साफ और सीधा था। बाहर निकलो, मुझे तीसरी बार बोलने पर मजबूर मत करना। लिन चेन का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल पीला पड़ रहा था। शायद अपनी पूरी जिंदगी में उसे किसी ने इस तरह बेइज्जत नहीं किया था। उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था, पर उसने खुद पर काबू पा लिया। उसने पहले मुझे घूरा और फिर एक गहरी नफरत भरी नजर लू जिंगरान पर डाली। फिर दांत पीसते हुए बोला, हे कयांग, आज तुमने जिस सहारे को चुना है वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित होगा। इतना कहकर वो पीछे मुड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। उसके जूतों की आवाज से फर्श गूंज उठा, जैसे वो अपना सारा गुस्सा उस जमीन पर निकाल रहा हो। आखिरकार दुकान में शांति छा गई। नियन नियन, आखिर वो आदमी था कौन? लू जिंगरान के चेहरे पर फिक्र साफ दिख रही थी। वो तुम्हें हे के नाम से क्यों बुला रहा था? मैंने एक फीकी मुस्कान चेहरे पर सजाई और बात को टालने की कोशिश की। छोड़ो यार, कोई पागल था जिसे गलतफहमी हो गई थी। तुम तो मेरे लिए डम्पलिंग्स लाए थे ना, जल्दी लाओ वरना ठंडे हो जाएंगे। लू जिंगरान कुछ सेकंड तक मुझे हैरानी से देखता रहा। उसके होंठ हिले जैसे वो कुछ पूछना चाहता हो, पर आखिर में उसने खामोश रहना ही ठीक समझा। उसने खाने का डिब्बा खोला और पूरे कमरे में लजीज खुशबू फैल गई। डम्पलिंग्स नहीं, सी फूड खिचड़ी है, उसने कहा। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, इसलिए कुछ हल्का खाओ। मैंने अपना सिर झुकाया और चम्मच से उस गर्मा गर्म खिचड़ी को हिलाने लगा। उसकी गर्माहट मेरी उंगलियों तक पहुंच रही थी, लेकिन मेरे दिल में नफरत की एक ऐसी बर्फ जमी थी जो पिघलने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे पता था कि लियू रुयान का बदला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। मैं भूल गया था कि वो औरत किस हद तक पागल हो सकती है। उसी दोपहर मेरी इस छोटी सी दुकान को वो इज्जत मिली जो पिछले 3 सालों में कभी नहीं मिली थी। हेल्थ डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और नगर निगम तीनों एक साथ मुझ पर टूट पड़े। उनके बहाने इतने अजीब थे कि सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि दुकान में चूहे की पॉटी मिली है, जिससे शहर की खूबसूरती खराब हो रही है। भाई साहब, मेरी दुकान में किताबों के अलावा कुछ नहीं है। ये दुकान मेरे चेहरे से ज्यादा साफ है। लेकिन फायर डिपार्टमेंट वाले तो और भी महान निकले। उन्होंने कहा कि मेरी शेल्फ पर रखी 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड की किताब इमरजेंसी रास्ते में रुकावट पैदा कर रही है। मेरा मन किया कि उनसे पूछूं, क्या आग लगने पर यह किताब खुद चढ़कर बाहर भागने वाली है? सूरज ढलने तक मेरी दुकान के दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों वाले 3 सीलिंग। दुकान सील हो चुकी थी, काम बंद और सुधार के आदेश। मैं दरवाजे पर खड़ा उन कागजों को शाम की हवा में फरफराते हुए देख रहा था, जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहे हों। लू जिंगरान को जब पता चला तो वो इतना भड़क गया कि वहीं से हेल्थ डिपार्टमेंट को फोन करने लगा।
ये सरासर बदमाशी है। चलो, मैं एक वकील को जानता हूं, हम इन पर केस करेंगे। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। पैरों के तलवों से एक ऐसी बेबसी महसूस हुई जिसने मेरी सारी हिम्मत सोख ली थी। कोई फायदा नहीं है। नानचेंग शहर में लियू रुयान ही कानून है। तो क्या करें? बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और उन्हें अपनी मनमानी करने दें? लू जिंगरान के चेहरे पर गुस्सा और हार दोनों साफ दिख रहे थे। मैंने बस इतना कहा, मुझे सोचने दो। पर सच तो ये था कि मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। रात को जब मैं थका हारा अपने अपार्टमेंट पहुंचा और जैसे ही चाबी ताले में डाली, दरवाज़ा अपने आप अंदर से खुल गया। वही जानी पहचानी ठंडी चंदन की खुशबू मेरे चेहरे से टकराई। मैं वही दरवाजे पर पत्थर बन गया। लिविंग रूम के सोफे पर लियू रुयान बैठी थी, हाथ में रेड वाइन का गिलास, एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए। वो इतनी इत्मीनान से बैठी थी जैसे वही इस घर की मालिक हो। मेरा दिल डूबने लगा। उसके पास मेरे घर की चाबी थी। आ गए? वो बोली। उसकी आवाज में वाइन का नशा और एक अजीब सी भारीपन थी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अपने जूते उतारे और सीधे फ्रिज की तरफ बढ़ गया। मैंने फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाली और एक लंबा घूंट भरा। फिर बिना उसकी तरफ देखे पूछा, दुकान के साथ जो हुआ वो तुमने किया है? हाँ। उसने इतनी आसानी से मान लिया जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। लियो रुयान, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैंने पानी की बोतल मेज पर जोर से पटकी, जिससे पानी की कुछ बूंदें बाहर छलक आईं। उसने अपना वाइन का गिलास रखा और खड़ी हो गई। उसकी हील्स की आवाज फर्श पर गूंज रही थी। वो एक शिकारी की तरह मेरी तरफ बढ़ी। मैंने कहा था ना, मेरे साथ घर चलो। ये मेरा घर है, मैंने जवाब दिया। ये कोई घर नहीं है। उसकी आवाज अचानक तेज हो गई, जैसे वो अपना आपा खो रही हो। ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारा घर क्लाउड विला में है। वहां की अलमारी में आज भी तुम्हारे लिए खरीदे हुए नए कपड़े रखे हैं। तुम्हारे स्टडी रूम में वो नक्शे आज भी वैसे ही पड़े हैं जिन्हें तुम पूरा नहीं कर पाए थे। हे कयांग, तुम्हारी पूरी जिंदगी वहां है, इस कबाड़ खाने में नहीं। मैं उसे चिल्लाते हुए देख दंग रह गया। क्या ये वही घमंडी लियू रोयान थी? उसकी आंखें घायल जानवर की तरह लाल हो रही थी। मुझे अचानक हंसी आ गई। लियू रोयान, तुम्हारी याददाश्त वाकई बहुत कमजोर है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे पुरानी बातें याद दिलाना शुरू किया। वो विला जिसे तुम हमारा घर कह रही हो, वहां तुम महीने में एक बार भी कदम नहीं रखती थी। वहां बस मैं था, नौकर थे और वो पत्थर जैसा ठंडा फर्नीचर। वो कपड़े, वो तुमने नहीं, लिन चेन से कहकर मुझे फिकवाए थे, जैसे किसी भिखारी को खैरात दी जाती है। उनके टैग तक नहीं खुले थे। मैंने थोड़ा रुककर कड़वाहट के साथ कहा, और वो नक्शा, वो मेरा तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट था, जिसे बनाने के लिए मैं 3 रातें नहीं सोया था। पर तुमने क्या किया? उसे कंपनी के बड़े अधिकारियों के सामने कॉफी के साथ कचरे के डिब्बे में डाल दिया था। जैसे जैसे मैं बोलता गया, उसका चेहरा सफेद पड़ता गया। मेरी हर बात उसके वजूद पर एक चोट की तरह लग रही थी। आखिर तक आते आते वो टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। मैं उसके बिल्कुल करीब गया, इतनी करीब कि हम एक दूसरे की सांसें सुन सकते थे। मैंने बहुत धीमी आवाज में पूछा, लियू रुयान, जिन चीजों को तुमने खुद कचरा समझकर बाहर फेंक दिया था, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उन्हें दोबारा बटोरने के लिए मरा जा रहा हूं? उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसे इस हाल में देखकर मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही थी, बस एक खालीपन महसूस हो रहा था। वो पागलों की तरह चिल्लाई, ऐसा नहीं है, असल में बात वो नहीं थी। पर मुझे अब उसकी कोई सफाई नहीं सुननी थी। मुझे छोड़ दो लियो रुयान, खुद पर रहम करो और मुझे भी जीने दो। मेरे ये शब्द आखिरी तिनके की तरह थे, जिसने लियो रुयान को पूरी तरह तोड़ दिया। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटी और सोफे के किनारे से जा टकराई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, एक बूंद, दो बूंद, और देखते ही देखते उसकी धुंधली आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो वहीं खड़ी बेआवाज रोती रही। उसके कंधे कांप रहे थे, जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो जिसे पूरी दुनिया ने अकेला छोड़ दिया हो। वो अपने रोने को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर
उसके अंदर से एक ऐसी चीख निकल रही थी जिसे दबाया नहीं जा सकता था। उसका सारा घमंड, सारी अकड़ एक पल में मिट्टी में मिल गई। उसे इस तरह टूटते देख मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। दर्द इतना गहरा था कि मेरा दम घुटने लगा और दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया। मेरा सारा गुस्सा, सारी थकान इस एक मंजर को देखकर जैसे धुल गई। जो लियू रोयान हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझती थी, आज वो रो रही थी। ये सदमा उसकी पुरानी किसी भी ज्यादती से कहीं ज्यादा बड़ा था। मेरे शरीर की फितरत मेरे दिमाग से तेज निकली। बिना सोचे समझे मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और उसे छूने, उसे दिलासा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। पर जैसे ही मेरी उंगलियां हवा से टकराईं, मैंने खुद को जबरदस्ती रोक लिया। नहीं, मैं वापस उस दलदल में नहीं गिर सकता। वो बिना किसी मतलब के किया गया प्यार, वो बार बार कुचला गया मेरा भरोसा और वो जख्मों वाली यादें, सब कुछ एक लहर की तरह वापस आया और मेरे हाथ को पीछे खींच ले गया। ठीक उसी वक्त मेरी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। लू जिंगरान का फोन था। मैंने झटके से मुड़कर लियू रुयान की तरफ अपनी पीठ कर ली, एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को सामान्य करने की कोशिश की। नियन नियन, तुम ठीक तो हो ना? मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूं। मैं ठीक हूं जिंगरान, तुम घर जाओ, बहुत देर हो गई है। मेरी आवाज थोड़ी भारी थी। मैं अपनी थकान छुपा नहीं पा रहा था। दरवाजा खोलो, मुझे बस एक बार तुम्हें देखना है। लू जिंगरान की आवाज में एक ऐसी जिद थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। मैं हिचकिचा ही रहा था कि तभी पीछे से लियू रुयान की आवाज आई। रोने की वजह से उसका गला भारी था, लेकिन उसकी बात किसी ठंडी धार वाली तलवार की तरह कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई निकली। कौन है वो? मैंने मुड़कर देखा। लियू रुयान ने अपने आंसू पोंछ लिए थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी सुर्ख लाल थीं। उसकी नजरों में एक ऐसी पागल कर देने वाली जलन और कब्जा करने की भूख थी, जैसे वो मेरे फोन को अपनी नजरों से ही जलाकर राख कर देगी। वो रोती हुई बच्ची नहीं थी, बल्कि पल भर में फिर से एक खतरनाक शिकारी बन चुकी थी। क्या वो लू जिंगरान है, वही डॉक्टर? उसने फिर पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडी शांति थी। मेरा दिल जोर से धड़का। तुम्हें कैसे पता? मैं सिर्फ उसे ही नहीं जानती। लियू रुयान धीरे से हंसी और एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगी। उसका खौफ कमरे की हवा में घुलने लगा था। उसने आगे कहा, मुझे ये भी पता है कि उसकी एक बहन है जिसका सिटी हॉस्पिटल में हार्ट ट्रांसप्लांट होना है। वो अभी एक सही डोनर का इंतजार कर रही है। ये सुनते ही मेरी सांसें थम गई। एक ठंडी लहर मेरे सिर से लेकर पैरों तक दौड़ गई, जैसे मेरा खून जम गया हो। ये जानकारी किसी सटीक निशाने वाले बम की तरह थी, जिसने सीधे मेरी सबसे कमजोर नस पर वार किया था। लियू रुयान, तुम करना क्या चाहती हो? मेरी आवाज फटने लगी थी, जिसमें गुस्से और डर का मिला जुला उबाल था। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे को सहलाने लगी। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसकी आंखों में एक अशुभ चमक थी, एक ऐसी रोशनी जो मानो मेरे दिल के पार देख रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, सोचो, अगर मैं अपने रसूख का इस्तेमाल करूं और ये पक्का कर दूं कि उसे पूरी जिंदगी कभी दिल, हार्ट ट्रांसप्लांट न मिले, तो क्या होगा? लू जिंगरान की बहन लू जिंगसी उसकी इकलौती रिश्तेदार थी और उसकी जिंदगी का सबसे कोमल हिस्सा भी। लियू रुयान एक मासूम मरीज की जान का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने उसका हाथ पकड़ा और लगभग चिल्लाते हुए ये शब्द कहे। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर की पूरी ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक गुस्से ने मुझे गिरने से बचा रखा था, जो बस फटने ही वाला था। देखना चाहती हो मैं क्या कर सकती हूँ? लियू रुयान के चेहरे पर एक बेहद क्रूर मुस्कान तैर गई, ऐसी मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती थी, बल्कि उसमें एक बीमार कर देने वाला पागलपन था। हे कियांग, मेरे सब्र की एक सीमा है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। वो मेरे कान के पास झुकी। उसकी आवाज इतनी धीमे थी कि सिर्फ मैं सुन सकता था,
लेकिन उसका हर शब्द किसी जानलेवा जहर की तरह था। मेरे साथ वापस चलो या फिर उसे लू जिंसी को मरते हुए देखो। आखिरकार मैंने घुटने टेक दिए। लियू रुयान की धमकी के आगे मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं अपनी निजी दुश्मनी की वजह से लू जिंगरान और उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था। लू जिंगसी एक मासूम जान थी। उसे जीने का पूरा हक था। वो हमारे बीच की इस गंदी सत्ता की लड़ाई का शिकार बनने के लिए नहीं थी। लियू रुयान की इस चाल ने मेरे भागने के सारे रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए थे। उसकी धमकी ने मेरी लड़ने की आखिरी इच्छा को भी खत्म कर दिया था। उसी रात लियू रुयान मुझे वापस उस विला में ले आई जहां से मैं 3 साल पहले भाग गया था। जैसे ही गाड़ी उस जाने पहचाने आंगन में दाखिल हुई, मेरे पीछे वो ऊंचा लोहे का दरवाज़ा एक भारी आवाज के साथ बंद हो गया। सामने खड़ी उस रोशनी से जगमगाती आलीशान इमारत को देखकर मुझे सिर्फ नफरत महसूस हो रही थी। 3 साल पहले मैं यहाँ बड़े अरमानों के साथ आया था। मुझे लगा था कि ये मेरा आशियाना होगा, मेरा घर होगा। लेकिन 3 साल बाद मैं यहाँ किसी जाल में फंसे शिकार की तरह वापस आया हूँ, एक बेहद खूबसूरत जेल के अंदर। ये घर नहीं है, ये लियू रुयान की सल्तनत है और मेरा कैद खाना। लिन चेन ने मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बस मुझे अंदर जाने का इशारा किया। वो किसी वफादार गार्ड की तरह ठंडा और बेरुखा लग रहा था। जब उसकी नज़रें मुझसे टकराईं तो पल भर के लिए उसमें एक अजीब सी हलचल दिखी, पर अगले ही पल वो फिर से पत्थर जैसा हो गया। मैं गाड़ी से उतरा। लियू रुयान भी मेरे पीछे उतरी और उसने बड़ी सहजता से मेरा हाथ थामना चाहा, पर उसकी उंगलियां मेरी हथेली को छू पाती उससे पहले ही मेरे शरीर ने अपनी मर्जी से प्रतिक्रिया दे दी। मैं अनजाने में ही पीछे हट गया। उसका हाथ हवा में ही ठिठक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी वो नरम सी दिखने वाली शक्ल फिर से सफ़ेद और सख्त पड़ गई। उसे मेरी नफरत समझ लेनी चाहिए थी, पर शायद वो इसे मानना ही नहीं चाहती थी। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधा विला के अंदर चला गया। अंदर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गया था। हर फर्नीचर, हर पेंटिंग अपनी पुरानी जगह पर थी। सब कुछ इतना साफ सुथरा और सलीके से रखा था कि वो बनावटी लग रहा था। वहां जिंदगी की कोई हलचल महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ 3 साल से वक्त थमा हुआ था, बस मेरे लौटने का इंतजार कर रहा हो। तभी एप्रन पहने एक आंटी सामने आई। मुझे देखते ही वो ठिठक गईं और फिर खुशी से चिल्लाईं, मिस्टर हे, आप वापस आ गए। ये वांग आंटी थी, हमारे घर की पुरानी कुक। उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी वो खुशी इस ठंडे और बेजान घर में मेरे लिए किसी मरहम जैसी थी। मैंने बस हल्का सा मुस्कुराकर उन्हें जवाब दिया। लियू रुयान मेरे पीछे अंदर आई। उसने अपना कोट उतार कर वांग आंटी को दिया और सपाट आवाज में कहा, मिस्टर हे का कमरा तैयार कर दो। वांग आंटी हैरान रह गई। पर मैडम, साहब का कमरा तो हम हर रोज साफ करते हैं ना? उन्होंने बड़े भोलेपन से पूछा। लियू रुयान के हाथ वहीं रुक गए। उसने अपना चेहरा फेर लिया ताकि हम उसकी आंखों में न देख सके, लेकिन मैंने गौर किया कि उसके कानों के किनारे हल्के लाल पड़ गए थे। तो तो एक बार फिर चेक कर लो और डिनर तैयार करो। जी मैडम। वांग आंटी थोड़ी उलझन में थी, पर वो चली गई। अब लिविंग रूम में सिर्फ मैं और लियू रुयान थे। वहां का सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरा दम घुटने लगा। ये खामोशी अजनबियों वाली नहीं थी, बल्कि इसमें एक ऐसी कड़वाहट थी जिसे बयां करना मुश्किल था। उस कमरे में एक पुराना, दम घोटने वाला बोझ था। मैं उसके साथ एक ही कमरे में नहीं रहना चाहता था, इसलिए सीधा ऊपर दूसरी मंजिल पर चला गया और अपने पुराने कमरे का दरवाज़ा धकेल दिया। वहाँ सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं छोड़ कर गया था। स्टडी टेबल पर आज भी मेरी वो अधूरी किताब ले मिजरेबल्स पड़ी थी, जिसका पन्ना मुड़ा हुआ था। साफ दिख रहा था कि उसे आधा पढ़कर छोड़ दिया गया था। अलमारी में मेरे कपड़े टंगे थे जो अब थोड़े पुराने फैशन के हो गए थे, पर उन पर प्रेस इतनी करीने से की गई थी कि एक शिकन तक नहीं थी। यहाँ तक कि बेड साइड टेबल पर रखे पानी के गिलास को भी ताज़ा पानी से बदल दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं 3 साल के लिए गायब नहीं हुआ था, बल्कि बस कहीं बाहर टहलने गया था।
ये कमरा लियू रुयान के पागलपन और उसकी जिद की वजह से वक्त के जाल में कैद हो गया था। मैं कमरे के बीचों बीच खड़ा था और मेरा मन अजीब सी खड़वाहट और उलझन से भरा था। क्या ये सब दिखावा था? क्या ये उसका प्यार था या कब्जा करने की उसकी कोई नई चाल? मैं समझ नहीं पा रहा था। लियू रुयान पीछे पीछे आ गई और दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे देखने लगी। वो अंदर नहीं आई, बस चौखट के सहारे टिक गई। यहाँ सब कुछ तुम्हारे लिए वैसे ही रखा है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी उम्मीद और हिचकिचाहट थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं अपने ही ख्याल से डर गया। क्या वो मुझे खुश करने की कोशिश कर रही थी? नामुमकिन। लियू रुयान और किसी की चापलूसी करे? वो हमेशा हुक्म चलाने वाली और सबको अपने कदमों में रखने वाली रानी थी। वो किसी के आगे झुक जाए, ये मुमकिन ही नहीं था। मैंने मुड़कर उसे बड़ी बेरुखी से देखा। मैं थक गया हूं, आराम करना चाहता हूं। ये साफ तौर पर उसे वहां से जाने का इशारा था, जिसमें कोई अपनापन नहीं था। लियू रुयान के होंठ हिले, जैसे वो कुछ कहना चाहती हों, पर आखिर में वो खामोश ही रही। उसकी नजरें काफी देर तक मेरे चेहरे पर टिकी रहीं। उन आंखों में एक अजीब सी जंग चल रही थी, थोड़ी नफरत, थोड़ा पछतावा और एक ऐसी थकान जो किसी भी वक्त उसे तोड़ सकती थी। आखिरकार वो मुड़ी और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मेरे शरीर की सारी हिम्मत जवाब दे गई। मैं बेजान होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। वो नर्म गद्दा मुझे कोई सुकून नहीं दे रहा था, बल्कि वो मुझे बार बार ये एहसास करा रहा था कि अब मैं कैद हो चुका हूं। अब आगे क्या? क्या वाकई मुझे अपनी पूरी जिंदगी इसी कैद खाने में बितानी होगी? नहीं, कभी नहीं। अगली सुबह जब मैं जागा तो पूरे विला में सन्नाटा था। लियू रुयान शायद सुबह सुबह ही ऑफिस निकल गई थी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का अंबार लगा था। देसी से लेकर विदेशी तक हर चीज मौजूद थी। वांग आंटी के हाथों का हुनर आज भी लाजवाब था, पर मेरे लिए ये शाही पकवान किसी जेल के खाने से कम नहीं थे। मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। मैंने बस दूध का गिलास उठाया और एक घूंट में खत्म कर दिया। वांग आंटी अपनी धुन में बोले जा रही थी। मैडम ऑफिस में ही दर्द के मारे बेहोश हो गई थी। लेन असिस्टेंट को पता चलने में थोड़ी देर हो गई। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि हालत बहुत नाजुक है। वो आगे बोली, आपका पुराना कमरा, वो उसे किसी को छूने तक नहीं देती। हर रोज काम से लौटने के बाद सबसे पहले वो आपके कमरे में जाकर खड़ी होती हैं। कभी कभी तो आधी आधी रात तक वहीं खामोश खड़ी रहती हैं। वांग आंटी का एक एक शब्द छोटे पत्थरों की तरह मेरे दिल की गहराई में गिर रहा था। कोई हलचल तो नहीं हुई, पर बोझ बढ़ता जा रहा था। क्या पत्थर दिल लियू रोयान मेरे लिए अपना शरीर बर्बाद कर लेगी? नामुमकिन। ये जरूर उसकी कोई नई चाल होगी। उसने वांग आंटी को सिखा पढ़ाकर मेरे सामने ये इमोशनल ड्रामा करने भेजा है ताकि मेरा दिल पिघल जाए। मैंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है वांग आंटी, मेरा पेट भर गया। इतना कहकर मैं बिना पीछे मुड़े ऊपर चला गया। दोपहर में लू जिंगरान का फोन आया। उसकी आवाज घबराहट के मारे फटी जा रही थी। नियन, नियन, तुम कहाँ हो? वो लोग तुम्हें कहाँ ले गए? मैं ठीक हूँ जिंगरान, मैंने खिड़की के पास जाकर धीमी आवाज में कहा। मैं खिड़की के पास खड़ा बाहर आंगन में घूम रहे उन काले सूट वाले बॉडीगार्ड्स को देख रहा था। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना धीमा रखा। मेरी बात ध्यान से सुनो जिंगरान, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और पुलिस के पास तो बिल्कुल मत जाना। तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। पर मैं तुम्हें ऐसे, ये मेरा तुम पर उधार था। मैंने उसकी बात काट दी। अपनी बहन का ख्याल रखो, लियू रुयान उसके दिल का इंतजाम कर देगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी का सौदा करके ये वादा लिया है। फोन की दूसरी तरफ एक लंबा और गहरा सन्नाटा छा गया। फिर लू जिंगरान की कांपती हुई और रुआंसी आवाज आई, नियन, नियन, मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो। मेरी आंखें भर आईं, पर मैंने जबरदस्ती उन आंसुओं को अंदर धकेल दिया। ये मेरा अपना फैसला था। फोन काटने के बाद मैंने खिड़की से बाहर उन ऊंची दीवारों और गश्त लगाते बॉडीगार्ड्स को देखा। ये जगह मेरे लिए ही बनाई गई एक ऐसी जेल थी जहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता था।
रात को लियू रुयान वापस आई। उसके शरीर से शराब की महक आ रही थी। चलते वक्त वो लड़खड़ाई तो लिन चेन ने फौरन उसे सहारा दिया। उसने झटके से लिन चेन का हाथ हटा दिया और अकेले चलते हुए लिविंग रूम में आई। सोफे पर मुझे बैठा देख उसके कदम ठिठक गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तुम यहां हो? मेरा इंतजार कर रहे थे? उसकी आवाज में एक ऐसी खुशी थी जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। पर मैंने उस पर बर्फीला पानी डाल दिया। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मेरे इतना कहते ही उसकी आंखों की चमक बुझ गई। पूछो। लू जिंगसी के लिए हार्ट डोनर का इंतजाम कब तक हो जाएगा? लियू रुयान का चेहरा एकदम पत्थर जैसा हो गया। वो तेजी से चलकर मेरे पास आई और सोफे के दोनों हत्थों पर हाथ रखकर मेरे ऊपर झुक गई। उसने मुझे पूरी तरह अपनी परछाई में घेर लिया था। हे नियन, वो लगभग अपने दांत पीसते हुए मेरा नाम बोली। तुम वापस आने के पहले ही दिन किसी दूसरे मर्द के बारे में पूछ रहे हो? मैंने सपाट आवाज में कहा, वो मेरा दोस्त है। दोस्त? वो कड़वाहट के साथ हंसी और मेरे और भी करीब आ गई। रेड वाइन और उसकी वो ठंडी खुशबू मेरी सांसों में घुलने लगी। वो जो कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपनी हैसियत याद रखो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मुंह से दोबारा किसी और का नाम निकले, चाहे वो मर्द हो या औरत। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया ताकि उसकी जलती हुई नजरों से बच सकूं। ठीक है, समझ गया। मैं एक वफादार पिंजरे के पंछी की तरह रहूंगा और तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम। लियू रुयान का शरीर जैसे बिजली के झटके से अकड़ गया। सोफे पर टिके उसके हाथ की उंगलियां इतनी जोर से भींच गईं कि उनकी गांठें सफेद पड़ गईं। आखिर में उसने कुछ नहीं। वो उठी और उसने एक गहरी नजर मुझ पर डाली। उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान था। पर अब मुझे उन पहेलियों को सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो थके हुए कदमों से ऊपर चली गई। उसके पीछे देखते हुए मेरा दिल बिल्कुल खाली था। उसे इस हाल में देखकर मुझे कोई सुकून या खुशी नहीं मिल रही थी। अगले कुछ दिन मेरे और लियू रुयान के बीच एक अजीब सी शांति रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो वाकई में सब कुछ ठीक करना चाहती थी। डाइनिंग टेबल पर वो बड़ी ही अजीब और बेरुखी से मेरी प्लेट में खाना रखती थी। उसकी कोशिशें इतनी बनावटी थीं कि हंसी आ जाए। मेरी मेज पर अचानक कुछ नई किताबें नजर आने लगीं। ये वही लेखक थे जिनका जिक्र मैंने सालों पहले कभी एक बार किया था। उनकी कवर एकदम नई थी, यहां तक कि उनकी प्लास्टिक भी नहीं हटी थी। उसने पार्टीज और मीटिंग्स में जाना कम कर दिया था और हर रोज वक्त पर घर आने लगी थी। पर वो जितना ज्यादा ये सब करती, मेरा दम उतना ही ज्यादा घुटता। 3 साल पहले जिन चीजों के लिए मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया था, आज वो उन्हें खुद मेरे पास ला रही थी और ये देखकर मुझे सिर्फ घिन आ रही थी। एक हफ्ते बाद ये बेजान शांति आखिरकार टूट गई। उस रात लियू रोयान अपने स्टडी रूम में कुछ जरूरी पेपर्स देख रही थी और मैं लिविंग रूम में टीवी देख रहा था। तभी लिन चैन बड़े गुस्से और हड़बड़ाहट में अंदर आया। वो सीधा स्टडी रूम की तरफ भागा, यहां तक कि उसने दरवाजा खटखटाने की जहमत भी नहीं की। मैडम। उसकी आवाज तेज नहीं थी, पर उसमें एक ऐसी भारीपन थी जो सामान्य नहीं थी। मैडम, सब पता चल गया है। 3 साल पहले मिस्टर हे के साथ जो आग वाली घटना हुई थी, वो कोई हादसा नहीं था। टीवी का शोर अचानक मेरे कानों से ओझल हो गया। मेरा दिल जैसे एक धड़कन भूल गया। वो आग जिसने मेरी सारी उम्मीदें जलाकर राख कर दी थी, वो महज एक इत्तेफाक नहीं थी। स्टडी रूम का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। एक हल्की सी दरार बाकी थी। लिंचन की आवाज बहुत धीमी थी, पर उसका एक एक शब्द जहरीली सुइयों की तरह मेरे कानों में चुभ रहा था। लिविंग रूम के टीवी पर कोई कॉमेडी शो चल रहा था। लोगों के हंसने और तालियों की आवाजें आ रही थीं, पर इस वक्त वो सब मुझे किसी दूसरी दुनिया का शोर लग रही थी। मेरे हाथ में पानी का गिलास हवा में ही ठिठक गया। वो आग जिसने मेरी आधी जिंदगी की यादें जला दी थी और मुझे जिंदा लाश बना दिया था, वो किसी ने जानबूझकर लगाई थी। स्टडी रूम के अंदर सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई मर गया हो। फिर लियू रुयान की आवाज आई, इतनी ठंडी जैसे वो जमी हुई जमीन के नीचे से निकल रही हो। साफ साफ बताओ। लिंचेन ने जवाब दिया। उसकी आवाज अभी भी शांत थी,
पर उसमें आने वाले तूफान की आहट थी। हमें उस वक्त का वो फायर फाइटर मिल गया है जिसे रिश्वत दी गई थी। उसने मान लिया है कि उसने झूठी गवाही दी थी। आग लगने वाली जगह पर ज्वलनशील पदार्थ के निशान मिले थे। वो आग लगाई गई थी। मैं दरवाजे से चिपक कर खड़ा हो गया। मैंने दरवाजे की दरार से देखा। लियू रुयान ने बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके हाथ में एक फाउंटेन पेन था जो कड़क की आवाज के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। उसकी स्याही निकलकर उसके सफेद हाथ पर किसी काले जख्म की तरह फैल गई। किसने किया? उसका ये एक सवाल हजारों किलो के बोझ जैसा भारी था। तभी लिंचन की नजरें अनजाने में दरवाजे की उस दरार की तरफ घूमी जहां मैं खड़ा था। मेरा दिल जोर से धड़का। जी, परिवार का। जी बोधा। जैसे ही उसने जी बोधा का नाम लिया, मेरे पैर डगमगा गए। ये तो इस कहानी का असली हीरो था, जिसकी किस्मत के सितारे मुझसे कहीं ज्यादा बुलंद थे। कहानी के हिसाब से मेरी मौत के बाद लियू रुयान को इसी आदमी ने बर्बाद करना था। पर अब उसने मुझ जैसे मामूली इंसान को अभी से निशाना क्यों बनाया? मैं तो बस लियू रुयान का एक खिलौना था, जिसका दिखने में सुंदर होने के अलावा कोई वजूद नहीं था। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? तभी स्टडी रूम के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। लियू रुयान ने अपनी बेशकीमती महोगनी टेबल को एक लात मारकर पलट दिया था। फाइलें, लैपटॉप और पेन स्टैंड सब जमीन पर बिखर गए। जी बोदा! वो अपने दांत पीसते हुए उसका नाम चिल्लाई। उसकी आंखों में एक ऐसी खौफनाक आग जल रही थी जैसे वो उस आदमी को जिंदा चबा जाएगी। मैं उसे जान से मार डालूंगी। उसने अपनी कार की चाबियां उठाईं और पागलों की तरह बाहर की ओर भागी। लिंचन ने फुर्ती से उसे रोकने की कोशिश की। लिंचन ने उसे रोकने के लिए पीछे से कसकर पकड़ लिया। मैडम, शांत हो जाइए। अभी हमारे पास कोई सीधा सबूत नहीं है। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। भार में गया सुकून। लियू रुयान पूरी तरह से अपना आपा खो चुकी थी। वो किसी घायल शेरनी की तरह तड़प रही थी और उसकी ताकत डराने वाली थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी पर हाथ डालने की? मैं उसकी जान ले लूंगी। मेरा आदमी? मैं दरवाजे के सहारे खड़ा अंदर ही अंदर हंस रहा था। वाह, क्या रुतबा दिया है मुझे। सच तो यह है कि मैं उसका आदमी नहीं, उसका खिलौना था। जी बोधा ने उसका घर जलाया था और साथ में उसके पालतू खिलौने को भी राख करने की कोशिश की थी। ये अब सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं थी, ये लियू रोयान के घमंड पर सीधा हमला था। इस वक्त वो जो खून पीने वाली शक्ल बनाए खड़ी थी, वो मेरे लिए किसी प्यार की वजह से नहीं थी। ये तो बस एक शिकारी का गुस्सा था, जिसके इलाके में दूसरे शिकारी ने घुसने की हिम्मत की थी। जब मैंने देखा कि लिंचन अब उसे रोक नहीं पाएगा, तो मैंने दरवाजा धकेला और अंदर चला गया। बिखरे हुए सामान के बीच से मैंने वो मुड़ी तुड़ी रिपोर्ट उठाई और उस पर जमी धूल झाड़ी। मैंने बहुत ही शांत आवाज में कहा, इतना शोर क्यों मचा रखा है? आखिर मैं मरा तो नहीं हूं ना? लियू रियान और लिंचन दोनों जैसे पत्थर के बुत बन गए। उन दोनों की नजरें एक साथ मुझ पर टिक गईं। तुम? लियू रियान की भौहें तन गई। उसकी आंखों का पागलपन अभी उतरा नहीं था। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे किसी अजनबी को परख रही हो। मैंने हाथ में पकड़ी रिपोर्ट को थोड़ा लहराया और कहा, अगर तुम जी बोधा को बर्बाद करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उसने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, तुम? उसके इस तुम में 3 हिस्सा मजाक था और 7 हिस्सा नफरत, वही चिर परिचित लियू रुयान स्टाइल। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी सादगी से कहा, हाँ, मैं उसे तुमसे बेहतर जानता हूं। मैं मन ही मन हंसा। भाई, मैंने इस कहानी को किसी सोते समय की कहानी की तरह 800 बार पढ़ा है। जी बोधा कब अपने कपड़े बदलता है ये शायद मुझे ना पता हो, पर उसकी कमजोरियां और उसके काम करने का गंदा तरीका, वो तो मुझे उसकी सगी माँ से भी ज्यादा पता है। दुनिया के सामने वो बहुत ही शरीफ और सभ्य बनता है, पर असल में वो अपने मकसद के लिए किसी की भी जान ले लेने वाला एक सनकी है। और उसकी इकलौती दुखती रग है इस कहानी की हीरोइन सू चिंग। सू चिंग का एक बाल भी बांका हुआ तो जी बोधा पूरी दुनिया को आग लगा सकता है। लियू रुयान मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे किसी पुरानी चीज को नए नजरिए से देख रही हो। काफी देर बाद उसने अपनी भींची हुई मुट्ठियां ढीली की। ठीक है,
उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। वो एक कदम पीछे हटी और अपनी उस इकलौती बची हुई कुर्सी पर बैठ गई। उसने एक सिगरेट सुलझाई और उसने एक लंबी सांस ली और धुएं का एक गहरा गुबार छोड़ दिया, जिससे उसका चेहरा धुंधला हो गया। लिन चैन, इसे जो चाहिए वो दो। मैंने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा और सीधा अपने कमरे में चला गया। दरवाज़ा बंद करते ही मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। मैं 3 साल पहले की उस आग की एक एक बारीकी को याद करने की कोशिश करने लगा। हालांकि कहानी अब हिमालय जितनी भटक चुकी थी, पर किरदारों की कमजोरियां कभी नहीं बदलती। आखिर जी बोदा मुझे मारना क्यों चाहता था? उस रात लियू रुयान के चचेरे भाई लियू हैंग की बर्थडे पार्टी थी। लियू रुयान ने सबके सामने मुझे जलील किया था। उसने अपने हाथों से केक मेरे चेहरे पर रगड़ दिया था। मैं उस पार्टी से भागकर पागलों की तरह अपने उस तथाकथित घर पहुंचा और उसके कुछ ही देर बाद वो आग लग गई। वो आग बहुत ही सही वक्त पर लगी थी। जरा रुको, उस पार्टी में जी बोदा भी तो था। मुझे याद आ रहा है, जब मैं वॉशरूम में अपने चेहरे से क्रीम साफ करने जा रहा था, तब मेरी उससे टक्कर हुई थी। वो कॉरिडोर के अंधेरे में खड़ा था, हाथ में शैंपेन का गिलास था और उसके चश्मे के पीछे की आंखों में कोई भाव नहीं था। उसने मुझसे एक बात कही थी। उसने कहा था, एक खिलौने को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। उस वक्त मुझे लगा कि वो लियू रुयान की तरफदारी कर रहा है और मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहा है। पर अब समझ आ रहा है कि वो मजाक नहीं था, वो तो मेरी मौत का ऐलान था। पर कुछ तो गलत है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर जी बोदा का मकसद लियू रुयान नहीं थी, तो क्या वो मुझे इसलिए मारना चाहता था क्योंकि सूचिंग की वजह से? एक पागलपन भरा ख्याल मेरे जहन में घर करने लगा। सूचिंग, इस कहानी की हीरोइन लियू रुयान की सौतेली बहन, एक ऐसी लड़की जो कहने को तो नेक थी, पर असलियत में बिना मर्दों के सहारे के उसका कोई वजूद नहीं था। ओरिजिनल कहानी में वो मुझसे, यानी अपने जीजा से, पागलों की तरह प्यार करती थी, इतना ज्यादा कि पढ़कर ही मुझे शर्म आ जाए। और मैं तो लियू रुयान का वफादार कुत्ता बना हुआ था। इसलिए मैंने सूचिंग से हमेशा कोसों दूर रहने की कोशिश की। पर अब लग रहा है कि जी बोदा, जो इस कहानी का असली हीरो है, वो जलन के मारे अंधा हो गया था। उसे शायद ये गलत फहमी हो गई कि मेरा और सूचिंग का कोई चक्कर चल रहा है, और इसी गुस्से में उसने मुझे ऊपर पहुंचाने का प्लान बना लिया। ये वजह सुनने में बकवास लगती है, पर उस सनकी आदमी के किरदार को देखते हुए इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। मैंने अपनी आंखें बंद की। मेरे दिमाग में उस किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे जो मैंने रट रखी थी। जी बोदा को उसी के जाल में फंसाने का एक मास्टर प्लान अब तैयार था। अगले दिन मैं सीधा लियू रुयान के पास पहुंचा। मैंने साफ शब्दों में कहा, मुझे एक चीज की जरूरत है। मुझे एक नई पहचान चाहिए ताकि मैं लियू ग्रुप में दाखिल हो सकूं। लियू रुयान उस टूटी हुई मेज के हर्जाने वाले कागज देख रही थी। उसने सिर उठाए बिना ही पूछा, वजह? शिकार करने के लिए। लियू रुयान के साइन करते हाथ वहीं रुक गए। उसने अपनी नजरें उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में गहरी जिज्ञासा थी। मैंने कोई सफाई नहीं दी और उसने भी कोई सवाल नहीं पूछा। उसने सीधा लिन चेन को अंदर बुलाया। इसके लिए एक पद का इंतजाम करो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मैंने अपनी तरफ से जोड़ा। ज्यादा ऊंचा पद नहीं चाहिए, बस इतना कि काम करने में आसानी हो। लिन चेन का काम करने का तरीका बहुत तेज था। उसी दिन मुझे मार्केटिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट का पद मिल गया, एक ऐसी जगह जहां से मैं आसानी से सू चिंग के करीब पहुंच सकता था और किसी की नजरों में भी नहीं आता। एकदम परफेक्ट। जब मैं अपनी उसी पुरानी शक्ल के साथ लियो ग्रुप के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पहुंचा, तो पूरे ऑफिस की हवा जैसे कुछ पलों के लिए थम गई। फिर फुसफुसाहटों का दौर शुरू हो गया। लेकिन सू चिंग, जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा, उसके हाथ से फाइलें धड़ाम से जमीन पर गिर गईं। उसका चेहरा उन बिखरे हुए कागजों से भी ज्यादा सफेद पड़ गया था। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखों में एक खौफनाक तूफान था। हे जीजा जी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे कोई मच्छर गुनगुना रहा हो, पर आसपास कान लगाकर खड़े सहकर्मियों के लिए इतना काफी था।
मैं झुका और मैंने उसके बिखरे हुए कागज उठाए। जब मैंने उसे फाइल वापस दी तो मेरे चेहरे पर एक बेदाग और शालीन मुस्कान थी। नमस्ते, मेरा नाम शू नियन है। उम्मीद है आगे हमारा साथ अच्छा रहेगा। मैंने उस संबोधन से इनकार नहीं किया। कभी कभी खामोशी इकरार से ज्यादा जानलेवा हथियार साबित होती है। मुझे पता था कि आधा दिन भी नहीं बीतेगा और ये मसालेदार खबर पूरे ऑफिस में आग की तरह फैल जाएगी कि लियू रेयान का एक्स बॉयफ्रेंड अचानक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ गया है और अपनी साली सूचिंग के साथ पुराना प्यार ताज़ा कर रहा है। वो मुझे मारना चाहता है ना, तो ठीक है, मैं सरेआम रोशनी में खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा हूं। अगले कुछ दिनों तक मैंने एक ऐसे पूर्व जीजा का किरदार निभाया जिसका दिल आज भी अपनी साली के लिए धड़कता है। जब भी उसका बॉस उसे परेशान करता, मैं इत्तेफाक से वहां से गुजरता और 2 बातों में उसे बचा लेता। मैं कैंटीन में उससे मिलता और उसके काम की परेशानियों को बड़े ध्यान से सुनता। यहाँ तक कि बारिश के दिनों में मैं उसे अपनी कार में घर तक छोड़ देता। गाड़ी उसके अपार्टमेंट के नीचे रुकती, पर मैं कभी ऊपर नहीं जाता। एक ऊंचे दर्जे के शिकारी के लिए मर्यादा सबसे जरूरी हुनर है। सूचिंग जैसी मासूम लड़की भला इस तरह के वार कैसे झेल पाती? शुरुआत में वो मुझसे डर रही थी, पर धीरे धीरे वो मुझ पर निर्भर होने लगी। उसकी नफरत की दीवारें गिर रही थीं। और ये सब कुछ दूर बैठा मेरा प्राइवेट डिटेक्टिव अपने जूम लेंस से साफ साफ रिकॉर्ड कर रहा था। तस्वीरें ऐसे एंगल से ली गई थीं कि देखने वाले को हमारे बीच अफेयर का शक हो जाए। माहौल पूरी तरह तैयार था। 1 हफ्ते बाद एक अनाम कुरियर के जरिए ये तस्वीरें सीधे जी बोदा की मेज पर पहुंचा दी गईं। चारा डाला जा चुका था, बस अब इंतजार था कि वो पागल कुत्ता कब इस चारे को निगलता है। जी बोदा का रिएक्शन मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खौफनाक था। अगली सुबह सूचिंग पागलों की तरह मेरे कैबिन में घुसी। उसकी आंखें अखरोट की तरह सूजी हुई थी। शूनियन भाई, जी बोदा वो वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। वो हिचकियां ले लेकर रो रही थी। उसका मेकअप पूरी तरह फैल चुका था। वो वाकई बहुत बेबस दिख रही थी। मैं फौरन उठा और उसे टिश्यू पेपर देते हुए चेहरे पर हैरानी और चिंता के भाव ले आया। इतनी अचानक? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता। सूचिंग सिर हिलाते हुए रोए जा रही थी। कल रात वो अचानक मेरे घर आया। उसके पास कुछ तस्वीरें थीं। वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या मैं अब भी तुम्हें पसंद करती हूँ, और फिर उसने कह दिया कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। तस्वीरें? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मेरी आवाज में 3 हिस्सा हैरानी थी और 7 हिस्सा मासूमियत। कहीं उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? हम तो सिर्फ सहकर्मी हैं, और तुम्हें घर छोड़ना तो बस एक दोस्त के नाते। सुचिंग अब और भी बुरी तरह रोने लगी थी। उसने मेरी आस्तीन को ऐसे पकड़ रखा था जैसे डूबता हुआ इंसान आखिरी तिनके को पकड़ता है। उसने ये भी कहा उसने कहा कि वो तुम्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा देगा। आखिरकार वो घड़ी आ गई। ये सुनते ही मेरी आंखों में जमी बर्फ और भी सख्त हो गई। उसने न सिर्फ परोक्ष रूप से ये मान लिया था कि 3 साल पहले की वो आग उसने लगाई थी, बल्कि वो फिर से वही खूनी खेल खेलने वाला था। बहुत अच्छे। मैंने धीरे से सुचिंग की पीठ थपथपाई, उसे शांत किया और खुद उसे घर तक छोड़कर आया। जैसे ही कार का दरवाजा बंद हुआ, मेरे चेहरे की सारी हमदर्दी गायब हो गई। मैंने बिना पल गंवाए लिन चेन को फोन लगाया। जाल समेट लो। उसी रात मैंने सूचिंग को एक कैफे के कैबिन में मिलने के लिए बुलाया, ये बहाना बनाकर कि मैं सारी गलतफहमियां दूर करना चाहता हूं। मुझे पता था कि जी बोदा के जासूस मेरी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं और वो यहाँ जरूर आएगा। मैं वहां आधा घंटा पहले पहुंच गया। मैंने उस कैबिन के झूमर में बड़ी सफाई से पिन होल कैमरा और सुनने वाले डिवाइस, ईव्स ड्रॉपिंग डिवाइस फिट कर दी। सब कुछ तैयार था, बस उस पागल के आने की देर थी। सूचिंग जब पहुंची तो उसकी आंखें अभी भी सूजी हुई थीं और वो बेहद थकी हुई लग रही थी। शूनियन भाई, आपने बुलाया? मैंने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। मैंने एक ब्लैक पेन ड्राइव यू डिस्क उसकी तरफ बढ़ाई। मेरे चेहरे पर दुख और बेबसी का एक झूठा नकाब था। मैंने कहा, चिंग चिंग, मैंने तुमसे एक झूठ बोला था।
3 साल पहले वो आग कोई हादसा नहीं थी, वो आग जी बोदा ने लगवाई थी। सूचिंग के चेहरे का रंग उड़ गया। वो झटके से अपनी जगह से खड़ी हो गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। बोदा ऐसा इंसान नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये सबूत हैं, मैंने बहुत ही भारी आवाज में कहा। इसमें उन फायर फाइटरों के बैंक स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें उसने रिश्वत दी थी, और उस ब्लैक मार्केट के सीसीटीवी फुटेज भी हैं जहां से उसने आग लगाने वाला सामान खरीदा था। जाहिर है वो सब नकली था। मैंने लिन चेन के सबसे बेहतरीन हैकर से उन्हें बनवाया था, जो देखने में बिल्कुल असली लग रहे थे। सच और झूठ अब मायने नहीं रखते थे। मायने ये रखता था कि ये चीजें दरवाजे के बाहर खड़े उस पागल कुत्ते के होश उड़ाने के लिए काफी थीं। सू चिंग का कांपता हुआ हाथ उस पेनड्राइव की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसकी उंगलियां उसे छूने वाली थीं, धड़ाम! कैबिन का दरवाजा किसी ने जोरदार लात मारकर खोल दिया। रोशनी के खिलाफ जी बोदा दरवाजे पर खड़ा था। उसका वो खूबसूरत चेहरा गुस्से के मारे बुरी तरह विकृत हो चुका था। उसकी सुर्ख लाल आंखें मुझ पर गड़ी हुई थी और उसके हाथ में मौजूद वो काली चीज देखकर पूरे कैफे की हवा जम गई। बंदूक! धत तेरे की! ये आदमी तो पागलपन की सारी हदें पार कर गया। हे कयांग! वो अपने दांत पीसते हुए एक एक लफ्ज चबाकर बोला। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे नर्क की गहराइयों से निकल रही हो। तू अपनी मौत खुद ढूंढ रहा है। जी बोदा इतना बेवकूफ होगा कि यहां बंदूक लेकर आ जाएगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। ये अब महज बदला नहीं था, ये खुद को खत्म करने का रास्ता था। सूचिंग की चीख ने कैफे के सन्नाटे को चीर दिया। वो पागलों की तरह घिसटते हुए मेरे पीछे छुप गई। उसका पूरा शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। बोदा, तुम पागल हो गए हो, उसे नीचे रखो। सूचिंग, हट जाओ यहां से। जी बोदा की आंखें खौफनाक हद तक लाल थीं। उसके माथे की नसें गुस्से में फटने को तैयार थीं। आज इस आदमी का मरना तय है। मैंने उसे देखा और मैं मुस्कुरा दिया। जी बोदा, तो तुमने आखिर मान ही लिया। 3 साल पहले वो आग तुम्ही ने लगाई थी। हाँ, मैंने लगाई थी। तो क्या कर लोगे? वो पूरी तरह आपा खो चुका था और एक कदम आगे बढ़ा। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि लियू रोयान से दूर रहना, पर तुमने नहीं सुनी, और अब तुम सूचिंग के करीब आने की हिम्मत कर रहे हो। हे कयांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मैं वहीं सुन्न खड़ा रह गया। लियू रोयान से दूर रहना, लियू रोयान से दूर रहना। वो मुझे मारना चाहता था। इसलिए नहीं कि मैंने उसकी प्रेमिका को उससे छीना था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लियू रोयान से प्यार था। धत्तरे की, ये क्या बकवास है? किताब का हीरो तो सूचिंग के प्यार में पागल था ना, फिर ये क्या हो रहा है? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मतलब क्या है? जी बोदा पागलों की तरह हंसने लगा। उस हंसी में सिर्फ जलन और हार का दर्द था। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? लियू रुयान के दिल में हमेशा से सिर्फ तुम थे, चाहे तुम एक मामूली और बेकार इंसान ही क्यों ना हो। उसने तुम्हें हमेशा एक बेशकीमती हीरे की तरह समझा। उसने मुझे कीमती समझा? मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। जी बोदा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? उसने सैकड़ों लोगों के सामने मेरे चेहरे पर केक मारा, मुझे कुत्ते की तरह जलील किया। इसे तुम कीमती समझना कहते हो? वो सब सिर्फ दिखावा था। जी बोधा की आवाज फटने लगी। वो ये सब जानबूझकर मुझे दिखाने के लिए कर रही थी। वो जानती थी कि मैं उससे प्यार करता हूं, इसलिए वो मुझे नीचा दिखाने और चिढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव करती थी, ताकि मैं उससे दूर हो जाऊं। मैं पूरी तरह सुन्न रह गया। जी बोधा लियू रुयान से प्यार करता था। मैंने इतने दिनों तक जो जाल बिछाया वो सब बेकार गया, क्योंकि मैंने कहानी ही गलत पढ़ी थी। इसी अजीब और बेतुकी बहस के बीच केबिन के बाहर पुलिस के सायरन की तेज आवाज सुनाई दी। लिन चेन पुलिस के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पुलिस। बंदूकों की नली अब सीधा जी बोधा पर तनी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया था कि उसका खेल खत्म हो चुका है।
जब उसे भागने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने झपट्टा मारकर अपने पास खड़ी सूचिंग को अपनी तरफ खींच लिया। बंदूक की ठंडी नली अब सूचिंग की कनपटी पर थी। कोई आगे मत बढ़ना, अगर कोई हिला तो मैं इसे गोली मार दूंगा। सूचिंग डर के मारे अधमरी हो गई थी। वो रोते हुए उससे मिन्नतें कर रही थी। बोदा, नहीं प्लीज, ऐसी बेवकूफी मत करो। चुप कर। जी बोदा उस पर दहाड़ा। उसका चेहरा नफरत से भरा हुआ था। सूचिंग, मैं कितना अंधा था जो तुझ जैसी लड़की को पसंद किया। तू भी अपनी उस नीच माँ की तरह है, सिर्फ मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करना जानती है। सरेआम सूचिंग के लिए ऐसी नफरत। ये साफ था कि उसके दिल में सूचिंग के लिए कभी प्यार था ही नहीं, सिर्फ उसका इस्तेमाल किया गया था। पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। माहौल पूरी तरह से जम गया था। जी बोदा सूचिंग को ढाल बनाकर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वो भागने का रास्ता तलाश रहा था। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था और उसकी उंगली ट्रिगर पर कसी हुई थी। एक छोटी सी गलती और सब खत्म हो सकता था। तभी मेरी नज़र उसके पीछे मौजूद भारी पर्दों पर पड़ी, जो बहुत ही मामूली से हिले थे। एक काला साया बड़ी खामोशी से उन पर्दों के पीछे से बाहर निकला, बिल्कुल किसी शिकारी चीते की तरह। वो लियू रोयान थी। उसके हाथ में लोहे का वो पाइप था जो उसने कुर्सी से उखाड़ा था। उसका वो चेहरा जो हमेशा बर्फ की तरह ठंडा और बेजान रहता था, इस वक्त उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था, पर उसकी आंखों में साइबेरिया की बर्फीली हवाओं जैसी ठंडक थी। जैसे ही जी बोदा ने भागने का रास्ता देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लियू रुयान ने हमला कर दिया। उसने अपने दोनों हाथों से उस लोहे के पाइप को ऊपर उठाया और अपनी पूरी ताकत से जी बोदा के उस हाथ पर वार किया जिसने बंदूक पकड़ रखी थी। कड़क! हड्डी टूटने की वो आवाज इतनी साफ थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। जी बोदा के मुंह से एक ऐसी चीख निकली जो इंसानी नहीं लग रही थी, और बंदूक खटाक से फर्श पर गिर गई। पुलिस फौरन उस पर टूट पड़ी और उसे दबोच लिया। सब कुछ खत्म हो गया था। सूचिंग के पैर जवाब दे गए और वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। पर मेरी नजरें इस सारे हंगामे को पार करते हुए सीधा लियू रुयान पर जाकर रुकी। उसने पाइप फेंक दिया और तेजी से मेरी तरफ बढ़ी। उसने मेरे बाजुओं को कसकर पकड़ा और घबराहट में मुझे ऊपर नीचे देखने लगी। तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? उसके हाथ कांप रहे थे, बुरी तरह कांप रहे थे, यहां तक कि उसकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी। उस चेहरे पर जहां हमेशा दबदबा और बेरुखी रहती थी, आज सब कुछ गायब था। वहां सिर्फ एक ही चीज बची थी, खौफ। मुझे खो देने का खौफ। मैं ठीक हूं, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। मेरा दिल कई तरह के एहसासों से भर गया था। अभी उसने जो किया, उसका वार सटीक था, तेज था और बेरहम भी। उसमें रत्ती भर भी झिझक नहीं थी। इस औरत ने आखिर मुझसे और कितने राज छुपा रखे हैं। पुलिस जीबोदा और रोती बिलखती सुचिंग को लेकर जा चुकी थी। कैफे में अब सिर्फ मैं, लियू रुयान और लिन चैन बचे थे। मैडम, आपने अभी बहुत बड़ा जोखिम उठाया था, लिन चैन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में डर और शिकायत साफ झलक रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। लियू रुयान ने मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी गंभीरता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं उसे हे कयांग को दोबारा चोट पहुंचाने नहीं दे सकती थी। उसका एक बाल भी बाका नहीं होने देना चाहती थी। ये सुनकर मेरे सीने में जैसे किसी ने जोर से मुक्का मारा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। लिन चेन ने एक ठंडी आह भरी, कुछ नहीं कहा और बाकी की चीजें संभालने के लिए बाहर चला गया। लियू रुयान ने मुझे सोफे पर बिठाया। उसने अभी भी मेरे हाथ को कसकर पकड़ रखा था, जैसे उसे डर हो कि मैं अगले ही पल गायब हो जाऊंगा। हे कयांग, मुझे माफ कर दो, वो बोली। उसकी आवाज भारी और बैठी हुई थी। किस बात के लिए माफी? 3 साल पहले लियू हैंग की उस बर्थडे पार्टी के लिए। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली, जैसे वो कोई बहुत बड़ा फैसला ले रही हो। वो केक मैंने अपने हाथों से बनाया था। मैं पूरी तरह से सुन्न हो गया। उसने मुझे देखा और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। ये तुम्हारे लिए ही बनाया था। उस दिन तुम्हारा भी जन्मदिन था। मेरा जन्मदिन?
मुझे अब जाकर धुंधला सा याद आया कि मेरा जन्मदिन और उसके भाई लियू हेंग का जन्मदिन वाकई एक ही दिन पड़ता है। बस बात इतनी सी थी कि मैं 20 साल से ज्यादा जी चुका था, लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, यहाँ तक कि मैं खुद भी इसे भूल चुका था। मैं चाहती थी कि दावत खत्म होने के बाद इसे तुम्हें अकेले में दूं। लियू रुयान की आंखों में तीव्र नफरत की एक लहर कौंधी, लेकिन जी बोडा ने आकर मुझे बताया कि उसने तुम्हें और सू किंग को बगीचे में एक दूसरे के साथ उलझते हुए देखा है। उसने कहा कि तुम बदल चुके हो और मेरे पास सिर्फ लियू परिवार के पैसों के लिए रुके हो। उसकी आवाज़ कांपने लगी। मैं उस वक्त गुस्से से पागल हो गई थी। फिर मैंने तुम्हें वॉशरूम से बाहर आते देखा। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे लगा मुझे लगा कि तुम सू किंग से अपनी गुप्त मुलाकात की वजह से खुश हो। उसने मेरा हाथ और जोर से भींच लिया। मुझ पर काबू नहीं रहा। मुझे माफ कर दो हे क्यांग, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं सच में तुम्हें अपमानित नहीं करना चाहती थी। मैं उसकी सफाई सुन रहा था, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। वो दुस्वप्न जिसने मुझे पूरे 3 साल तक तड़पाया, वो आखिरी तिनका जिसने मुझे तोड़ दिया था, पूरी तरह से एक गलतफहमी निकला। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ, सब कुछ सुन्न पड़ गया। एक अजीब सा सदमा और बेतुकापन। और आखिर में मन के किसी कोने में एक ऐसी नरमी जागी जिसे मैं खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहता था। तो उसे मेरा जन्मदिन याद था। यानी वो केक और चाटुकार वाली बात महज मुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि वो जलन और गुस्से में इस कदर अंधी हो गई थी कि उसे अपने शब्दों पर काबू नहीं रहा। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और खड़ा हो गया। मेरी हरकत इतनी तेज थी कि पास रखी कुर्सी गिर गई। अब सब खत्म हो चुका है। मुझे अब और कुछ नहीं सुनना और ना ही कुछ पूछना है। सच्चाई क्या है अब ये मायने नहीं रखती। जख्म दिए जा चुके हैं और इन 3 सालों के वक्त ने उसके लिए मेरे मन के आखिरी लगाव को भी घिसकर खत्म कर दिया है। हमारे बीच सिर्फ एक गलतफहमी नहीं, बल्कि एक ऐसी गहरी खाई है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। लियू रोयान ने जब मेरा ये अचानक बदला हुआ बर्ताव देखा तो उसकी आंखों में अभी अभी जगी उम्मीद की किरण धीरे धीरे बुझ गई। हे क्यांग, मुझे एक और मौका दो, क्या तुम दे सकते हो? वो भी खड़ी हो गई और मेरे पीछे से आकर उसने मुझे बड़ी सावधानी से गले लगा लिया। हम फिर से शुरुआत करते हैं। उसका शरीर बहुत दुबला था। पतले कपड़ों के जरिए मैं उसकी हड्डियों को साफ महसूस कर पा रहा था। उसकी आवाज में एक ऐसी कमजोरी और बेबसी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो लगभग गिड़गिड़ा रही थी। मेरा दिल एक पल के लिए बुरी तरह डगमगा गया, लेकिन मेरा दिमाग, तर्क, पागलों की तरह चिल्ला रहा था।